हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप तक विभिन्न प्रकार की जानकारी एवं वीडियो के द्वारा जो भी अध्ययन के लिए सामग्री प्रदान की जा रही है उसे आप ज़रूर देखें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, साथ ही अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें। वीडियो पर कमेंट्स ज़रूर करें जिससे हम और भी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बारे में देखा, लेकिन आज हम देखेंगे विश्व इतिहास के बारे में। और इस वीडियो के जो प्रमुख टॉपिक होगा वह होगा फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का जो फ्रांस में उदय हुआ उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के बारे में, किस प्रकार वह फ्रांस में शक्तिशाली हुआ और किस प्रकार उसने अपनी सफलताओं से एक साम्राज्य स्थापित किया। तो चलते हैं आज की वीडियो पर। विश्व के इतिहास में 17वीं और 18वीं सदी में निरंकुशवाद के विरुद्ध इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस में अपनी परिस्थितियों और समय की मांग के अनुरूप क्रांतियाँ हुई थी। इन क्रांतियों ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया, किंतु 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के केवल यूरोप ही नहीं वरन समस्त विश्व को प्रभावित किया। इसके विश्वव्यापी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जॉन स्टुअर्ट ने लिखा है कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम इतने दूरगामी है कि उनका साधारण मूल्यांकन करने पर भी फ्रांस का संपूर्ण इतिहास यूरोप के इतिहास में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रांति ने संपूर्ण विश्व को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रता एवं लोकप्रिय शासन की शिक्षा दी। क्रांति की अपूर्व शक्तियाँ किसी न किसी रूप में संपूर्ण विश्व पर परोक्ष रूप से अपना प्रभाव डालकर उनका भाग निर्माण कर रही हैं। फ्रांस की क्रांति का प्रत्यक्ष प्रभाव कुछ देशों पर व्यापक रूप से पड़ा। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की क्रांति के महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि क्रांति के सिद्धांतों से ही यूनान के स्वतंत्रता संग्राम को बल मिला था। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति के अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण इटली के एकीकरण की भूमिका बनी। फ्रांस क्रांति के प्रभाव से जर्मनी में राष्ट्रता का प्रसार हुआ और एकीकरण में सहायता मिली। दोस्तों, फ्रांस की क्रांति के बारे में इंग्लैंड में एक कहावत प्रचलित हो गई है कि जब फ्रांस को जुकाम होता है तो सारा यूरोप छींकता है। रैमजे म्यूर के शब्दों में यह एक विश्व क्रांति थी। तो इस प्रकार जब फ्रांस की क्रांति संपन्न हुई तो वहाँ पर एक शक्तिशाली शासक का उदय हुआ जिसे हम इतिहास में नेपोलियन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट का जो उदय हुआ और किस प्रकार उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया और संपूर्ण फ्रांस पर अपना शासन स्थापित किया और अपनी सफलताओं से संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। तो इतिहास में प्रायः देखा गया है कि दीर्घकालीन अशांति एवं अव्यवस्था के पश्चात किसी निरंकुश शासन का उदय होता है। फ्रांस में भी कई वर्षों की अशांति, अव्यवस्था एवं क्रांति के पश्चात एक निरंकुश शासक के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। इतिहासकार हेज ने लिखा है कि 1799 ईस्वी से 1814 तक का यूरोपीय इतिहास वास्तव में फ्रांस का इतिहास था तथा फ्रांस का इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट की जो जीवनी सम्मिलित थी। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में एक निर्धन किंतु कुलीन वकील के घर में हुआ था। नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन आर्थिक संकट से ग्रसित होने से सुखद नहीं था,
किंतु उसकी माता उसके लिए प्रेरणा का स्रोत थी। उसके जीवन की सफलताओं में उसकी माता का सहयोग अधिक था। उसके विद्यार्थी जीवन में ही उसकी महानता के गुण दिखाई देने लगे थे। इस कारण उसके एक शिक्षक ने कहा, यह बालक ग्रेनाइट का बना हुआ है, लेकिन इसके भीतर एक ज्वालामुखी है। शायद इसलिए मात्र 16 वर्ष की आयु में नेपोलियन सेना में अद्वितीय जो कौशल दिखाया और लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हो गया। नेपोलियन अत्यंत अनुशासन प्रिय तथा फ्रांस की क्रांति के समय उत्पन्न अव्यवस्था का विरोधी था। ग्रांड एंड टेम्परेले ने लिखा है कि नेपोलियन एक असाधारण चरित्र व योग्यता वाला व्यक्ति था, जो किसी भी देश में कहीं भी प्रत्येक परिस्थिति में उन्नति की चरम सीमा पर जा सकता था। नेपोलियन आधुनिक युग का सबसे महानतम व्यक्ति माना जाता है, जो अपनी योग्यता से एक सैनिक के पद से उन्नति करते हुए फ्रांस का सम्राट पद पर पहुंचा। नेपोलियन के जीवन की सफलताओं में उसकी पत्नी जोसेफाइन बोहर्नेस का महत्वपूर्ण योगदान था। वह एक प्रभावशाली महिला थी। नेपोलियन की उन्नति का प्रथम चरण तुलों में अंग्रेजी सेना पर आक्रमण करके उसे परास्त करना था। इस विजय के परिणामस्वरूप उसे ब्रिगेडियर जनरल का पद प्रदान किया गया तथा जीवन में निरंतर एक के बाद एक सफलता के सोपान जुड़ते गए। अब चलते हैं नेपोलियन की सैनिक सफलताएं क्या हुई। 26 अक्टूबर 1757 ईस्वी को फ्रांस में राष्ट्रीय सभा का पतन हुआ तथा डायरेक्टरी का शासन प्रारंभ हुआ। इसी समय ऑस्ट्रिया पर एक तरफ से आक्रमण का उत्तरदायित्व नेपोलियन को सौंपा गया। उसने आक्रमण से पूर्व अपने सैनिकों को एक जोशीला भाषण दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें विश्व के सबसे उपजाऊ प्रदेश में ले चलूँगा। धनी प्रदेश तथा मैदान शहर आप लोगों के अधीन होंगे। वहाँ आपको गौरव, सम्मान तथा अपार धन संपत्ति मिलेगी। क्या आप लोग साहस तथा दृढ़ता में असफल हो जाएंगे? तो इस प्रकार के भाषण से नेपोलियन ने सेना के साथ आल्प्स पर्वत पार करके सर्वप्रथम सार्डिनिया पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। उसके बाद तो लगातार उसने अनेक स्थानों पर अपना अधिकार जमाया, कई संधियाँ की तथा कई जगहों से अमूल भेंटें प्राप्त की तथा ट्रांसपोर्टेन गणराज्य की स्थापना भी की। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के अभियान के दौरान अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की तथा उसके पुनः फ्रांस लौटने पर उसका भव्य स्वागत हुआ तथा उसे राष्ट्रीय नायक का सम्मान मिला। नेपोलियन की योग्यता, सैनिक प्रतिभा तथा लोकप्रियता को देखकर डायरेक्टरी के सदस्यों को अपना भविष्य संकट में दिखाई देने लगा। इसलिए वे नेपोलियन को एक के बाद एक सैनिक अभियानों के नाम पर फ्रांस से दूर ही रखने का प्रयास करते रहे। और इसी भावना से डायरेक्टरी के सदस्य 12 ने नेपोलियन से कहा, जाओ और उस समुद्री डाकू को पकड़ लो जो समुद्र में उत्पात मचाता है। नेपोलियन ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। इसलिए उसने इंग्लैंड को एक साम्राज्य के रूप में परास्त करने की योजना बनाई। इस क्रम में सर्वप्रथम उसने मिस्र पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। 19 मई 1797 ईस्वी को 38,000 सैनिक और 400 जहाज लेकर वह फ्लामिंगो के देश पर आक्रमण के लिए चल पड़ा। रास्ते में अनेक स्थानों पर विजय के बाद फ्लामिंगो के देश में मिस्र पर आक्रमण किया, किंतु नील नदी के युद्ध में नेपोलियन को विशेष सफलता नहीं मिली थी। ऐसे में उसने अपने सैनिकों का उत्साह बनाए रखने के लिए कहा, तूफानों की बाढ़ से अपने सर को ऊपर रखना चाहिए, तूफान स्वतः शांत हो जाएंगे। मिस्र अभियान में पूर्ण सफलता नहीं मिलने पर भी जब वह असफल फ्रांस लौट कर आया तो भी जनता ने उसका स्वागत किया और सबने कहा कि फ्रांस का रक्षक आ गया है। यह इसलिए भी कहा गया था कि डायरेक्टरी के शासन से लोग तंग आ गए थे तथा जनता को आशा था कि नेपोलियन स्थिति में परिवर्तन कर सुधार करेगा। नेपोलियन बचपन से ही जिस अवसर की प्रतीक्षा में था उसे वह अवसर मिल गया। इसलिए उसने घोषणा कर दी कि ऐसा प्रतीत होता है कि सबको मेरा ही इंतजार था। एक क्षण पहले आना उचित नहीं था और एक दिन बाद आने से बहुत देर हो जाती। मैं एकदम सही क्षण पर आया हूँ। इसी काल में अनेक कारणों और जनता के
असंतोष से डायरेक्टरी का पतन हो गया। नेपोलियन को प्रधान काउंसिल बनाया गया। देश के लिए नवीन संविधान की रचना की गई। इस घटना को फ्रांस में रक्तहीन क्रांति कहा गया। तो नेपोलियन ने प्रथम कौंसल का पद ग्रहण किया। उस समय फ्रांस की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। ऐसे में अनेक जो कुशल प्रशासक के रूप में परिचय दिया तथा उसने फ्रांस की स्थिति को बड़ी कुशलता से सुधारा, जिसके मुख्य आधार 4 थे। पहला केंद्रीकरण, दूसरा आर्थिक स्थिति सुधारना, तीसरा समझौता करना तथा चौथा सक्षम प्रशासन। तो ये तो थी नेपोलियन की फ्रांस पर शासन करने तक की कहानी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नेपोलियन के सम्राट के रूप में एवं उसके जो पतन हुआ उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद, थैंक यू।